जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अभी तक तो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी स्पेशली और सारे दल, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे दिग्विजय सिंह हों, ये सारे नेता ये कह रहे थे कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने, केंद्रीय चुनाव आयोग माने केंचुए ने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करके विपक्षी दलों को चुनाव हराया है और ये एक प्रकार से देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ एक धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने सामने आकर जब कर्नाटका के अंदर एक विधानसभा के अंदर सारे हेर फेर की सूचना और नाम सहित और फोटो सहित जनता के सामने रखी, जहां पे 100 पत्रकार थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से रखी, तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने यह कहा कि आप एफिडेविट दीजिए। राहुल गांधी ने कहा एफिडेविट तो मेरा जो मैंने कहा है वो एफिडेविट है और इस पे जांच करा लीजिए, सारे कागज हमने आपसे ही लिए हैं, अपने कागजों से मिलान करा लीजिए और अगर कागजों में मेरी गलती निकले तो मेरे पे एफआईआर लिखाइए और अगर गलती केंद्रीय चुनाव आयोग केंचुए की निकले तो केंचुए पे एफआईआर लिखाइए। और 2024 के अंदर जो हेराफेरी हुई और देश के लोकतंत्र को जिस प्रकार से लूटा गया, उसके लिए राजीव अग्रवाल जी के ऊपर एफआईआर लिखाइए। और उसके बाद जब से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त बन के, जब उसके बाद जो सारी गड़बड़ियों को प्रकाश में ला रहे हैं विपक्षी दल और जनता, उस पे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी पे एफआईआर लिखाइए। और बिल्कुल जेन्युइन बात है भाई, दोनों में से एक ही तो दंड का भागीदार होगा, लेकिन ये दंड का भागीदार कब होगा? ये दंड का भागीदार जब होगा जबकि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच होगी और जांच सही पाई जाएगी। अगर आरोप सही पाए जाएंगे तो चुनाव अधिकारियों को जेल होगी और अगर गलत पाए जाएंगे तो राहुल गांधी को जेल होगी या जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं उनको जेल होगी। बिल्कुल मामला साफ था। जैसे मान लीजिए अगर आपके क्षेत्र का दरोगा या एसएचओ अगर खुद डकैती में शामिल हो जाए और उसके बाद आप जाके शिकायत किससे करेंगे? आप शिकायत उसी से करेंगे और वो कहेगा कि एफिडेविट दीजिए। भाई हम ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये गड़बड़ियां हुई हैं और ये बात कह रहे हैं कि भाई ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जनता के सामने कहा है, इट्स ए पब्लिक डिस्क्लोजर। जैसे सरकारी कानून कहता है कि अगर आप अखबारों के अंदर, 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर खबर छपवा देंगे आपने अपना नाम बदल लिया है, या कोई भी सूचना अगर पब्लिक नोटिस पे दे देते हैं और उसके बाद उस पर कोई प्रतिवाद नहीं होता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, तो ये मान लिया जाता है इट इज लीगली अप्रूव्ड। और इसीलिए आप जानते हैं शादी होती है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं, कोर्ट मैरिजेस होती हैं, सारे के अंदर जो एक इश्तिहार दिया जाता है बाहर नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है और अगर कोई 1 महीने के अंदर या जो भी निर्धारित तिथि है उसके बीच में आपत्ति नहीं करता है तो उसको मान लिया जाता है कि एवरीबॉडी एग्रीज। आप जानते हैं शेयर मार्केट के अंदर भी जो आईपीओ आते हैं, जब शेयर मार्केट में कोई कंपनी आती है तो अखबारों में इश्तिहार देती है। इसका मतलब यह है जब हमने इश्तिहार में सारी चीजें बता दी और 2 नेशनल न्यूज़पेपर भी बता दी, उसके बाद अगर आप सब कुछ, इसका मतलब यह है कि डीम्ड रेड, इट हैज बीन रेड बाय एवरीबॉडी, ये माना जाता है कानूनी दृष्टि से। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खैर नहीं माना, उन्होंने एफिडेविट की बात की, नहीं एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और ये केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने ऐसे बैठ के कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानबूझ के उस दिन की गई जिस दिन राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो रही थी, वोट चोरी बचाओ यात्रा शुरू हो रही थी, उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शायद जो लाइमलाइट है वो राहुल की यात्रा की वो कम हो जाए, लेकिन बल्कि हुआ क्या कि उसमें जो उन्होंने खामियां की और गलतियां की और इतनी हास्यास्पद गलतियां की, बल्कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और कांग्रेस को वो एक प्रतिभागी नहीं मानते हैं, खेल का दावेदार नहीं मानते।
हैं वो तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए अंपायर साहब देखे गए और वो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को धमकी देते हुए और डराते हुए दिखे। लेकिन देखिए, भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर जो भी हिम्मती लोग होते हैं वो धमकियों से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान जब तक है इस देश के अंदर तब तक उन्हें सुरक्षा मिलेगी, चाहे देर में मिले, कानून अपना टाइम लेता हो, बट अल्टीमेटली if they are fighting for the truth, the truth will prevail and they will get it. सत्यमेव जयते हमारे देश के अंदर माना जाता है। लेकिन एफिडेविट को इतना बड़ा प्रश्न बना दिया केंचुए ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि वो अब यही नहीं समझ आया कि ये क्या सोच समझ के किस रणनीति के तहत किया था, या उन्होंने आरएसएस के निर्देश पे ये कर दिया था। और आरएसएस वाले आप जानते ही हैं, उनका सोच जो है बड़ी सीमित होती है, संकीर्ण होती है। वो केवल मनुवाद, ब्राह्मणवाद और इस प्रकार की चीजों में विश्वास करते हैं, जबकि हमारा सनातन धर्म जिसको रिप्रेजेंट करने की वो बात करते हैं वो इतना विशाल हृदय है और इतना ज्यादा विशाल है कि वो तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर पशु पक्षी, हर जीव के लिए, प्रकृति के लिए प्यार करना सिखाता है। वो तो हमारे जितने भी परमेश्वर हुए, जितने भगवान कृष्ण हुए, वो तो वृक्षों को भी भगवान का रूप मानते हैं, वो तो जानवरों को भी भगवान का रूप मानते हैं और उनके प्रति अपने कर्तव्यों की बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी जो मानसिकता है बड़ी संकीर्ण है। वो मानते हैं कि ये हिंदू ही इस धरती में रहने योग्य हैं और बाकी जो क्रिश्चियन है, मुसलमान हैं और बाकी लोग जो है वो इस धरती में रहने योग्य नहीं है। लेकिन चलिए वो बात एक अलग हुई, लेकिन उनकी बात मान के ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने अपने को फंसा लिया। अब जब ये एफिडेविट का मामला इतना ज्यादा उछल गया और गोदी मीडिया ने भी इसको उछाल दिया, भाई गोदी मीडिया ने भी इसी प्रश्न को एफिडेविट क्यों नहीं दे देते। जो सोशल मीडिया में बचे कुछ अंधभक्त बचे हैं 2-4%, बाकी 98% तो भाग गए, अब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन 2-4% हैं जो बेचारे अभी भी संघर्ष करते हुए दिख जाते हैं। वो संघर्ष करते हैं, एफिडेविट दे दीजिए, अगर आप सही कह रहे हैं तो एफिडेविट दे दीजिए। एफिडेविट को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी इंडिया गठबंधन के लोग जो है बड़ी शांति से बैठे रहे, बिकॉज दे न्यू एज टू व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। जब ये मुद्दा बन गया और एफिडेविट का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, तो आपको पता ही है कि अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये चुनाव हुए उसके अंदर 15,000 ऐसे लोग जिनका वोट काटा गया, जिनको वोट नहीं देने दिया गया, और जबकि वो 3-3, 4-4 बार से वोट दे रहे थे, वोटर लिस्ट से नाम उनका हटाया गया, गैर कानूनी रूप से हटाया गया और उनके प्रोटेस्ट करने के बाद हटाया गया। और इन 15,000 लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में एफिडेविट दिया। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एफिडेविट को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, तो अब इंडिया गठबंधन ने मौका देखते हुए अब उसको भी मुद्दा बना दिया कि हाँ ठीक है, अगर एफिडेविट देना इतना ज्यादा आवश्यक है, तो जब ये समाजवादी पार्टी के वो वोटर जिनके साथ चुनाव आयोग ने अन्याय किया था, उनका वोट काटा था और उन्होंने एफिडेविट देके केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत कर दी थी और केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसकी पावती दे दी थी, उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया था, तो ये बताइए कि 3 साल से जब से आपको ये मिला है, 2022 के बाद ये 15,000 एफिडेविट आपको मिले, तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने क्या जांच की, क्या पाया, किसको दंड दिया, किसको दोषी पाया? 15,000 एफिडेविट। तो राहुल गांधी के एफिडेविट के बाद कार्रवाई तब तक नहीं होगी क्या, जब तक अगला पार्लियामेंट चुनाव आ जाएगा? क्योंकि अगर 2022 में उन लोगों ने एफिडेविट दिया 15,000 लोगों ने और 2025 तक उनको न्याय नहीं मिला, तो राहुल गांधी अगर आज मान लीजिए एफिडेविट दे देंगे तो आप तो 3 साल लगा देंगे, तब तक तो मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा, फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसका मतलब यह है कि जो एफिडेविट का दांव खेला था मुख्य चुनाव आयुक्त ने, वो भी फेल हो गया। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी और पूरे इंडिया गठबंधन की जो रणनीति थी वो इतनी ज्यादा सफल हो गई आज की तारीख में, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और बिहार वाले बता रहे हैं कि इस प्रकार की रैली, जहां गांव के अंदर भी लाखों की भीड़ उमड़ रही है, रात को 12 बजे भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सुनने के लोग उतारू हैं। और आज के तारीख में पूरा हिंदुस्तान के अंदर ये सब लोग समझ गए हैं कि ये होता कैसे था। हम हरियाणा में बैठे ये समझते थे कि भाई यहाँ तो कांग्रेस की बहार चल रही है, गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घुसने को नहीं मिल रहा है और उनके गांवों के बाहर पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न घुसे। वो 15-15, 20-20 हजार से वोट जीत गए।
ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो एग्जिट पोल गलत नहीं थे, लेकिन ये बात पता चली कि जहां पे हर बार पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में 6 महीने का डिफरेंस हो, तो 1.5-2% जहां पे वोट बढ़ा करते थे, महाराष्ट्र में 4.5% वोट बढ़ गए। और ये 3% वोट आप जानते हैं अगर बढ़ गए एक पार्लियामेंट्री, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 18-20 हजार का अंतर पड़ गया। उसमें तो 100 सीटों में अंतर पड़ जाएगा, और 100 सीटों में अंतर पड़ गया और महाविकास आघाड़ी वहां इलेक्शन हार गई और एनडीए जीत गई, और उनकी एक ऐसी सरकार बन गई जो अनैतिक थी और गैर कानूनी थी। लेकिन आज की तारीख में ये अब पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक, एग्जिट पोल भी कहते थे कि अपोजिशन जीत रहा है, क्योंकि वो फील्ड की असली स्थिति बताते थे, सर्वेज भी बताते थे। जब पत्रकार गांव के अंदर जाते थे, लोग भी कहते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमें वोट नहीं देना है। गांवों के अंदर घुसना उनका मना था, लेकिन जीतती थी भारतीय जनता पार्टी। अब समझ में आई वो कैसे जीतती थी। अब ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की एक मजबूरी बन गया है कि अगर वो इस समय मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और वो निष्पक्ष हो जाते हैं और एम्पायर की तरह काम करते हैं, तो हमारी बात है उनके सारे पुराने काले चिट्ठे खुलेंगे और राजीव अग्रवाल साहब भी उसमें फंस जाएंगे और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी फंस जाएंगे, और अमित शाह भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भी कोई सीडी वीडियो जरूर ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राजीव अग्रवाल की रखी होगी। तो खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली भी परिस्थिति पैदा हो गई है। तो अब उनके साथ मुश्किल ये हो गई है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पास कि बीजेपी को बचाएं या बीजेपी को न बचाएं, वो बेईमानी करें या ना करें। जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक गांव के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, एक गांव का लड़का बताता है कि हमारे पंचायत क्षेत्र में पिछली बार हमारे पोलिंग बूथ पे 650 वोट थे, इस बार 1200 हो गए। इसका माने जो ये 70% की वोट इंक्रीज हुआ, अच्छा इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको गांव वाले जानते नहीं, उनके वोटर नाम ऐड हो गए। अच्छा ये सारे के सारे वोट जो हैं ये बैलेट पेपर से आ जाएंगे, क्योंकि उनको सुविधा दे दी जाएगी कि हाँ वोटर हैं लेकिन बाहर हैं इसलिए वो दे रहे हैं, या 125 साल के हैं, 120 साल के हैं इसलिए उनके घर में जाके वोट दिया जा सकता है, और सारी हेरफेर हो जाएगी। तो मरे लोग जिंदा हो रहे हैं, जिंदा लोग मरे हैं, लोगों के घर जाके वोट देने का अधिकार है, बैलेट पेपर से वोट दे सकते हैं। और ऐसे लोगों का, बल्कि भीखू भाई के बारे में जो तेजस्वी यादव ने बताया कि वो प्रभारी हैं बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, गुजरात में 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने वोट दिया, वहां से वोट कटवा लिया और पटना के अंदर वोटर बन गए, और पटना के अंदर उनका मकान नंबर 000 लिखा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं 00 उनको लिखा जाता है जो सड़क किनारे रहते हैं, पटरी के किनारे रहते हैं। पहली बात है जो सड़क किनारे, पटरी के किनारे रहते हैं उनका कोई मकान तो होता है, अगर मकान नहीं होता है तो उनका वोटर आईडी कार्ड बन ही नहीं सकता बिना रेजिडेंशियल प्रूफ के। और भीखू भाई जैसा प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी का है और जो इतना बड़ा आदमी है, वो बिना मकान के, इसका माने बिना रेजिडेंशियल एड्रेस के, और आधार कार्ड में क्योंकि उनका एड्रेस जो दिया होगा वो गुजरात का दिया होगा, और आधार कार्ड को इसीलिए क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने एलिजिबल पेपर्स में 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें शामिल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं शामिल किया। लेकिन अब इंटरेस्टिंग खेल इसलिए यह हो गया है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए वो चोरी कर रहा है, और एफिडेविट की अगर आप बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने उसमें नहले पे दहला जड़ दिया कि अगर आप एफिडेविट चाहते हैं तो 15,000 एफिडेविट तो हमने 2022 को दिए थे और उसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है, आपने उसमें क्या कार्रवाई की, अगर एफिडेविट चाहते हैं तो ये बताइए उसमें आपने क्या कार्रवाई की। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, ये सारा हेरी फेरी के चुनाव है। और हमारे देश के साथ जो लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, भगवान करे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को अकल आ जाए और वो, वरना फिर जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है और जो हमारे यहाँ जो परमेश्वर का अपना न्याय देने का तरीका है वो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एम्पायर के रूप में आए, निष्पक्ष हों और चुनाव कराएं, वरना जवानी अच्छी बीत गई, बुढ़ापा शायद अच्छा ना बीते। इसलिए उन्हें ध्यान देना चाहिए, और जो परमेश्वर ने, हमारे भगवान ने और बाकी लोगों के जो इष्टों ने जो आदेश दिया है, न्याय करिए। और जैसे पंच परमेश्वर के अंदर कहा गया था, जुम्मन की जो अपेक्षा थी, और इस केस में जुम्मन जो है भारतीय जनता पार्टी है, वो न बनिए, अलगू चौधरी बनिए। जब पंच की कुर्सी बैठे हैं तो पंचों की तरह न्याय कीजिए, और उसके बाद जब जो आपका, जिसके खिलाफ आपने केस का निर्णय दिया था, जब वो जज की कुर्सी पर बैठेगा तो वो फिर वही करेगा जो आपने किया था, क्योंकि ये न्याय की मांग है। आप न्यायालय की, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस प्रकार का खुला आम पक्षपात
और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो निंदनीय है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, न्याय और जो आपको करना चाहिए करिए, वरना इस समय बिहार की जनता जाग गई है। वो तो आप 20% का हेरा फेरी करेंगे, वो 50% की लीड दिला देगी, हारेंगे वहां पे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और उसके बाद दिल्ली की सरकार भी गिरेगी। तो इसलिए उसके बाद आपका क्या होगा, कृपा करके वो भी सोच लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।